तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, आज का सवाल ये। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है, आपने देखा होगा कि जब घर के अंदर पंखा लगा हुआ है, तो पंखा चलता कैसे? तो कहते हैं ना, उसको करंट मिलेगा तो पंखा चलेगा। तो पंखे को करंट कैसे मिलता है? तो पंखे को करंट मिलता है स्विच दबाने से, यही कहोगे ना? लेकिन ऐसा नहीं। स्विच दबाने से क्या होता है? स्विच दबाने से एक सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है? देखो, ये पंखा लगा है, फैन, ये एक तार से जुड़ा हुआ है, ये स्विच हो गया, और ये स्विच से ये जुड़ गया, तो ये हो गया सर्किट। अब सर्किट के अंदर कहीं से तो करंट आना चाहिए, है ना? कहीं से तो आएगा। अब ये करंट कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से। तो वो तो ठीक है, लेकिन करंट आता कैसे है, फ्लो कैसे करता है? यह पावर हाउस है, ये हमारा घर है, तो यहाँ भी तो तार जुड़ा हुआ है ना। तो करंट चला कैसे? यही तो क्वेश्चन है, इसी को तो हमें समझना। तो देखो, करंट को चलने के लिए एक कंडक्टर चाहिए। अब कंडक्टर कैसे होते हैं? जो मेटल होता है, मेटल जो होता है, तार जोड़ते हैं ना, तार किस चीज से बनी होती? किसी मेटल से बनी होती है ना। मेटल। अब मेटल कंडक्टर होगा। अब मेटल का तार जो होता है वो होता है कंडक्टर। उसको कंडक्टर होता है क्योंकि उसके आगे समझेंगे कंडक्टर क्यों होता है। तो कोई भी सब्सटेंस, हमें पता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनती है। तो इन पार्टिकल को क्या कहते हैं? सिंगल पार्टिकल को एटम कहते हैं ना, राइट? तो एटम कैसे बना होता है? ये एटम है, सिंगल, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये एटम है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो कॉपर की एटॉमिक वैल्यू क्या है? 29। तो इसमें 29 एटम में क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस, प्रोटॉन, और आउटर ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन। तो कितने प्रोटॉन हुए 29 होने की वजह से? 29। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब इसमें न्यूक्लियस में कितना होता है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? इसको मिला के कहते हैं न्यूक्लियस।
और इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन होते हैं 31। ये है कॉपर की एटम की संरचना। अब क्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, यानी कि 31 न्यूट्रॉन और 29 प्रोटॉन। लेकिन इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने नंबर हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 29 है। कोई यहाँ फुदक रहा है, कोई यहाँ फुदक रहे, कहीं भी नाचते कूदते रहते। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक चार्ज होता है, उसको कहते हैं, वो चार्ज का मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है। तो जो सबसे दूर इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये इसको खींच रहे थे, तो जो सबसे आउटर ऑर्बिट में नाचने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जो भारी होता है उस इलेक्ट्रॉन को वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो क्योंकि ये कहते हैं कि ठीक है भाई, हम तो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, हम आपस में, मैं ये देखो, ये एटम इस एटम से, ये एक एटम, एटम 1, ये दूसरा एटम, इस तरीके से बहुत सारे एटम जुड़े होते। तो ये तो आपस में पड़ोसी वाला संबंध है कि भाई हम तो इन दोनों साथ ही रह सकते हैं, आगे पीछे कहीं जा नहीं सकते। लेकिन इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो सबसे जो भारी वाला बदमाश इलेक्ट्रॉन होता है, उसे कहते हैं भाई जा भाई, तू ये भूल जाए तू हमारा है, हमारे एटम का है, तुम जरा घूम फिर कर आओ, घूम लो, तुम फ्री हो, आज़ाद हो हमारी तरफ से। तुम्हें अगर किसी से मिलने जाना है, अब मोहल्ले में क्या पता है कि भाई पड़ोसी में कौन है, आखिरी वाला कौन है, तो तुम्हें जाना है तो तुम भाईचारा मिलाने जा सकते हो, तुम जाओ घूम फिर जाओ। तो जिसको वो अलाउ करते उसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक मेटल का तार के टुकड़े में बहुत सारे एटमों से बना है, तो बहुत सारे फ्री हो गए ना इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए वही गुड कंडक्टर है। बहुत फालतू के लोग मिल गए, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाते हैं। वो जब मिलने जाते हैं तो अपने साथ एनर्जी को लेके जाते हैं। तब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक तो जाना है, लेकिन जाएं कैसे? जाने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना, कोई धक्का मारना चाहिए ना, नहीं तो हम तो जहाँ पड़े हम तो वहीं उछल कूद मचा रहे हैं ना। हमें कोई आके कहे नहीं, हमें कोई मोटिवेट नहीं करे कि भाई तुम्हें चलो खेलने चल रहे हो, क्रिकेट खेलने चल रहे हो, तो हम जाएंगे थोड़ी ना, हम तो वहीं अपने घर में पड़े हुए हैं, उसी एटम के साथ घूम रहे हैं, उसी ऑर्बिट में नाच रहे हैं। तो इन्हें एक जगह से इस एटम को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फोर्स लगाए कौन? कोई लगाने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो फोर्स लगेगी। तो उसे फोर्स को लगाता भी यही चार्ज है, एक चार्ज है, जिसे आगे हम बैटरी या करंट या पावर हाउस समझेंगे। तो इसको लगाने, फोर्स लगाने, धक्का लगाने वाला को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन ला के रख दें, चार्ज ला के रख दें, कहीं भी रख, तो ये फोर्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो कितना धक्का मारना पड़ेगा? तो एनर्जी होगी। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कोई चार्ज ला के रखा है तो उसमें कोई एनर्जी होगी ना, तो उस एनर्जी को नापना पड़ेगा। तो एनर्जी होती क्या है, अब आप समझो, साइंस की भाषा में एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ है कि जितना हमने फोर्स लगाया और एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में डिस्प्लेसमेंट, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करी। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क नहीं हुआ। तो वर्क के लिए ज़रूरी क्या होता है कि फोर्स भी लगाएं और उसी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे और इसी डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को चला रहे, तभी हमारा वर्क डन बनेगा। और जब वर्क डन का मतलब कि एनर्जी बढ़ी, काम किया तो एनर्जी मिली ना। यानी उसी तरह जब हम खाना कहते हैं खाना खाया तो एनर्जी मिली, तो हमने काम करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है वो एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करती है एनर्जी, फोर्स ऑन एवरी चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन को वो धक्का देती। तो एक इलेक्ट्रॉन को धक्का मिला, वो दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को मारेगा, और इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना धक्का मारेगा? तो जो जितना धक्का मारेगा, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में बह रही है और यहाँ चार्ज ए पे था और यहाँ वोल्टेज V1 थी, इसकी एनर्जी। अब ये इतना डिस्प्लेस होके बी पॉइंट पे चला गया, तो यहाँ वोल्टेज V2, तो इसको कहेंगे जो वोल्टेज में ड्रॉप हुआ, जो काम में ड्रॉप हुआ, इसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चल गया। अब हमारी है कि हम इसको एक सोर्स देंगे, चार्ज बिठाना है ना, चार्ज साइड में बिठाना है ना, जो कि पंखे को, तार को अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डायरेक्शन दे, धक्का मारे।
तो अब मान लीजिए कि इसको समझने के लिए एक सेल को समझते हैं। तो सेल जो है, अब जैसे इसके अंदर जब हमने स्विच ऑन किया तो जो एक्सटर्नल एनर्जी आ रही थी, इसको हम इस तरीके से समझें कि जो एनर्जी आ रही थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने तार से जोड़ के यानी कि सर्किट पूरा कर दिया, कि कंप्लीट कर दिया, तो कंप्लीट होने के बाद इनको तो मिल गया ना रास्ता कि ये तो यहाँ से चले, और कहते अब तो हम दूसरे एंड में जाके मिलेंगे, क्योंकि हमें तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करना है। तो ये बाहर निकले, बाहर निकल के ये घूम फिर कर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स घुसने शुरू हो गए। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, ठीक। तो इस तरीके से इसने जब धक्का देना शुरू किया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे टकराया, ये वाला यहाँ का इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इस तरीके से टकराते टकराते हमारा सर्किट, इसको कहते हैं करंट फ्लो, ठीक है। अगर इसको अब हम समझेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये करंट फ्लो को हम सेल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरा जो करंट है, अब नया शब्द आया ना करंट, इसको कैसे नापा जाता है, क्या क्या डिपेंड कर रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप जो है मुझको डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।